हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जी हैं, राजनीति के अध्येता हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं एक लंबे समय से। राहुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे रिएक्शन है, उसको आप किस तरह से देखते और पढ़ते हैं? सौरभ, आपको ये कह रहा हूं कि एक होता है आइडियलिज्म और एक होता है प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म के नजरिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन अगर मैं प्रैग्मेटिज्म से देखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आज इस स्थिति के बाद एक स्थिति इस देश में आने वाली है कि जितना विपक्ष को पैसा आज मिल रहा है या आज मिल गया है, उसका एक चौथाई भी अगर नरेंद्र मोदी दोबारा जीत जाते हैं तो ऐसा पॉलिटिकल वातावरण होगा, पॉलिटिकल, कि विपक्ष को जितना पैसा आज मिला है वो मिलना बंद हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं कि एडिया एक ऑडिटेड अकाउंट्स और कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट आता है जो इनकम टैक्स और ईसीआई को दिया जाता है। पहले पैसा दो तीन जरियों से आता था कि 20,000 रुपया से कैश कम देंगे तो आप चुप्पे से दे सकते हैं। 7.5% जो एवरेज अर्निंग होता था, अर्निंग प्रॉफिट जो होता था प्रीवियस 3 सालों का, उसको अमेंड करके कंपनीज एक्ट में हुआ, इनकम टैक्स के एक्ट में बदलाव आए, तो बेसिकली ये हो गया कि आप बेइंतहा पैसा दे सकते हैं, आप बताना नहीं, आपको जरूरी नहीं है। और उसके लिए सॉवरेन नहीं, एक स्टैट्यूटोरी गारंटी दी गई कि ये गुप्त रखा जाएगा। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़े देखें 2017-18 के मार्च 31 से पहले के, तो बीजेपी को अगर जो कंट्रीब्यूशन जो उसने दिखाया तो 215 करोड़ रुपए मिले थे और कांग्रेस को 5 करोड़। ये उस समय पे स्थिति थी जो फंडिंग की हुआ करती थी। अगर आप ये देखें कि पुरानी स्थिति में क्या होता था कि जो एडीआर की ही रिपोर्ट है, और एडीआर की रिपोर्ट बड़ी क्रेडिबल मानी जाती है, 2004-2005 से लेकर के 2014-15 तक, तो टोटल फंड जो था वो 11,367 करोड़ का था। उसमें से 7,883 करोड़ था वो डोनेशन था बिलो 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए से कम के डोनेशन से इस देश में 7,883 करोड़ रुपए के इकट्ठा हो गए थे। बीएसपी का जो 100% फंड आया था वो 100% अननोन सोर्स से आया था। ये ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, इसको हाई ट्रांसपेरेंसी कहेंगे कि अननोन सोर्सेज आपको 100% फंडिंग कर रहे हैं 20,000 से 1 रुपया कम दे करके, क्योंकि आपको वो दिखाना नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास आए थे 3,982 करोड़, 83% अननोन सोर्सेज से आए थे। बीजेपी पे 3,200 करोड़, 65% अननोन। सीपीआई थर्ड लार्जेस्ट रिसिपिएंट थी उस टाइम पे, 893 करोड़। समाजवादी पार्टी हाईएस्ट रीजनल पार्टी रिसिपिएंट थी, 819 करोड़। इन सबके ज्यादातर 85% फंड अननोन सोर्सेज से आए थे। तो उस समय ये इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की ये स्थिति थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद की स्थिति में अगर आप देखें तो हम एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर एक्सटॉर्शन है ये, तो ये मैं इसको एक्सटॉर्शन नहीं कहूंगा, कि ये मैं ये कहूंगा कि इस प्रक्रिया की जो ये पूरी इलेक्शन फंडिंग है, इस हमाम में सरकारी बाबू और आपके नेता और इस देश की जनता सबने बराबर के कपड़े पहने हुए हैं। जब आप शराब का पौवा लेकर के चुनाव में वोट देते हैं तो आप सोचते हैं कि अभी कैसा ये बेईमानी का किसी पॉलिटिकल कंपनी ने अपने काम करवाने के लिए इस नेता को दिया होगा। जब आप पैसा लेकर के वोट देते हैं, 1,500 करोड़ पकड़ा गया एक समय पे इस देश के अंदर लोकसभा चुनावों में, वो पैसा किस लिए जा रहा था? क्या आपको लगता है वो झंडा पत्री बैनर के लिए जा रहा था? वो जनता में बंटने के लिए जा रहा था। दारू की बोतलें पकड़ी जाती हैं, वो जनता को बांटने के लिए पकड़ी जाती हैं। हम कंडोन करते हैं एज ए समाज कि इलेक्शन के अंदर बेइंतहा पैसा बेईमानी में खर्च हुआ करता है। तो अगर एक्सटॉर्शन से खर्च हुआ, एक्सटॉर्शन का जरिया एक बात कर रहे हैं, तो बीजेपी को अगर 50% के करीब जो फंड मिले हैं, 6,060 करोड़, टीएमसी को 1,600 करोड़, कांग्रेस को 1,400 करोड़, बीआरएस को 1,200 करोड़, डीएमके को 600, तो क्या अगर ईडी के दबाव में बीजेपी को फंड्स मिले होंगे? मैं साहब, मैं तो खुला कह रहा हूं कि ये यूपी के लोग जो है ना, बहुत चीजों को बड़ा अच्छा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कि वो उसको टर्म बड़ी अच्छी दे देते हैं। मैंने जब यूपी में अपने किसी एक मित्र को फोन किया, कहा साहब ये सब एक्सटॉर्शन नहीं है, ये सेटिंग का पैसा है। ये सेटिंग के लिए पैसा दिया जाता है कि आज तुम ले लो तो बाद में हमारा काम कर दो, या पहले हमारा काम किया था तुमने तो हमसे अब पैसे ले लो। अब अगर आप ये फ्यूचर गेमिंग कोयम्बटूर की एक कंपनी है, उसकी फंडिंग का पैटर्न देखिए,
टीएमसी को 542 करोड़ मिले, डीएमके को 503 करोड़ के करीब, वाईएसआरसीपी को 160, बीजेपी को 100, कांग्रेस को 50 करोड़। इस इस कंपनी ने सिक्किम में, ये कोयम्बटूर की कंपनी है, सिक्किम में इस दो पार्टियों के सिर्फ 10 करोड़ रुपया दिया। ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि इसने तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पैसा इसलिए दिया क्योंकि तमिलनाडु में जयललिता ने सन 2002 और 2003 में लॉटरी बैन कर दी थी। उसके बाद डीएमके ने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेटर बैन कर दिया था। केरला बॉर्डर पे और तमिलनाडु में खूब जम करके लॉटरी का धंधा इलीगली होता है। ये प्रोटेक्शन मनी है, ये एक्सटॉर्शन मनी है, या ये किस प्रयोजन से दिया गया? क्या धर्मार्थ कार्य के लिए दिया पैसा है? ये फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने, मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो 1186 करोड़ देती है, बीजेपी को 664 करोड़ रुपया देती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जितने भी पैसे की देन बड़ी वाली कंपनियां हैं, वो कंपनियां हैं जो डोनर डिटेल से अगर पता लगता है कि उन सेक्टर्स में ज्यादा पैसा दिया जा रहा है उन कंपनियों द्वारा जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड ज्यादा हैं, दोज विच हैव अ हेवी हैंड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेजेंट इन देम, उन कंपनियों ने सरकारों को ज्यादा पैसा दिया है। अगर आप कांग्रेस को देखें तो वेदांता है, वेदांता ने कांग्रेस को काफी पैसा दिया है। क्यों? क्योंकि बाल्को नाम की कंपनी जो वेदांता की है वो छत्तीसगढ़ में है। हल्दिया एनर्जी है, उसने बंगाल के टीएमसी को ज्यादा पैसा दिया है क्योंकि हल्दिया एनर्जी बंगाल में बेस्ड है। अगर आप ये पूरा पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है सौरभ कि ये एक तरह का सेटिंग का पैसा है। इसमें ईडी भी रोल प्ले कर सकता है, इसके अंदर सीबीआई भी रोल प्ले कर सकती है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एक लाइसेंस कोटा राज जो हुआ करता था एक टाइम पे, वैदी जानते होंगे कि आजादी से पहले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों की मदद करी। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि इन कंपनियों ने इस देश के अंदर एक लाइसेंस का कॉर्नरिंग किया और मोनोपोलीज क्रिएट करने की कोशिश की, और उस टाइम पे महालनोबिस जी के अंडर एक एमआरटीपी नाम का कमीशन बना था, उसका नाम था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। वो इसलिए बना था क्योंकि आजादी के टाइम पे बहुत सारे लोग, बिरलाज, बजाज, अदर्स, ये लोग लाइसेंस जो थे सीमेंट के, स्टील के, ये घेर के बैठ जाते थे, उनको एग्जीक्यूट करते नहीं थे, मार्केट शॉर्टेजेस रहती थी और मोनोपोलीज मेंटेन रहती थी। क्या है कि हम इस पॉलिटिकल फंडिंग के सवाल को अगर होलिस्टिकली नहीं देखेंगे कि नीचे जहां पे खर्चा हो रहा है उस जगह पे नहीं चेक करेंगे, जनता इसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं करेगी। हम बात करते हैं कि एमएलए एमपी खरीद लिए जाते हैं, साहब आपका मैंडेट है जनता का, किसी दूसरी पार्टी ने उसको तोड़ करके पैसा खिला करके, क्या जनता में उस बात की नाराजगी है? लुक एट व्हाट हैपेंड इन मध्य प्रदेश कि कमलनाथ की सरकार तोड़ी जाती है, पैसा खर्च हुआ होगा, वही पैसा जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया होगा, उससे सरकार और मैंडेट को तोड़ा गया और उसके बाद जनता ने उसी पार्टी को वोट देकर के दोबारा सत्ता में बिठा दिया। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। द चेंज नीड्स टू कम फ्रॉम द पब्लिक। नेता और बाबू नहीं बदलते हैं। मैं दो तीन चीज़ों पर टिप्पणियां लेना चाहता हूं। पहला तो जैसे सौरभ ने कुछ देर पहले बताया भी हमारे दर्शकों को, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने बार बार एक तर्क वो रखना है सामने कि अगर आप बाय नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ एमपीज, नंबर ऑफ एमएलएस, तो उस हिसाब से तो ये मैट्रिक्स ठीक है। जब गृह मंत्री के, और उनकी बात में दम है भी, आप उसका परसेंटेज निकाल के देख सकते हैं। अगर आप पर एमपी पर एमएलए देखेंगे तो बीजेपी को तो फिर कम ही मिला हुआ है। पहले सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस तर्क से सहमत कितने हैं, और क्या ये जो तर्क रखा जा रहा है वो बहस को सही दिशा में ले भी जा रहा है? क्योंकि ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि बड़ी पार्टी या जो सत्ताधारी पार्टी होगी उससे ज्यादा चंदा नहीं मिलता, ये तो ऑब्वियस बात है। बात ये है कि चंदे के बदले में क्या मिला है। निखिल, ये एमपी एमएलए बेस्ड नहीं होता, या इसको कहिए, समझिए कि ये एमपी एमएलए बेस्ड नहीं है, ये सत्ता बेस्ड है। कांग्रेस एक समय पे इस देश की एक छत्र पार्टी थी, पूरे देश के राज्यों में उसका फुटप्रिंट था। ये पैसा क्यों दिया जाता है? लाइसेंस और ठेके पाने के लिए, लाइसेंस और ठेके मिलने के बाद उनके एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, उसके बाद पुलिस की चेक के लिए। ये ठेके इसलिए जाते हैं कि फैक्ट्री का इंस्पेक्टर रोज जाकर के जब फैक्ट्री वालों को तंग करता है तो वो तंग ना करे। ये प्रोटेक्शन मनी है, ये एक्सटॉर्शन मनी है। ये सारे जितने हमारे देश के खूबसूरत तंत्र है पैसा उगाही के, ये उसका द्योतक है। इट रिप्रेजेंट्स ऑल दैट।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी के लिए ये कदम जो उठाया है, ये सराखों पर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन मैं ये कहूंगा इट इज मोर एन आइडियलिस्ट मूव देन ए प्रैग्मेटिव मूव। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए कि इस सिस्टम से क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी पहले ही कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि जिसकी जितनी सत्ता भारी उतनी उसकी जेब भारी। तो अब उस जेब भारी में हिसाब में अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी अगला चुनाव जीत जाते हैं, तो जिन लोगों के आज नाम आ गए हैं वो तो खुले में आते हैं ना, कल उनके खिलाफ एक्शन होगा। मान लीजिए हल्दिया की किसी कंपनी को ने टीएमसी को ज्यादा पैसा दिया है, आज अगर उसके खिलाफ कोई केंद्र सरकार बदलने की भावना से एक्शन लेती है, तो कम से कम जनता के बीच में आएगा कि साहब देखिए इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। लेकिन कल का सिनेरियो सोचिए कि कोई कंपनी विपक्ष को पैसा देने से पहले 3 बार सोचेगी कि अगर हमने पैसा चुप्पे से दिया तो कहीं सरकार, जो केंद्र सरकार है या जो सत्ता में है, उस पार्टी को हमारे ऊपर क्या करेगी। तो क्या है कि ये इश्यूज जो आ जाने वाले हैं, कि अमित शाह जो कह रहे हैं कि मेरे नंबर्स ज्यादा है, नंबर्स का डिपेंडेंट नहीं है, आप कितनी स्टेट्स में और सेंटर में पावर में है, ये उस चीज का एलिमेंट है। मेरे ख्याल से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो था वो इसमें 2 बार आरबीआई की आपत्ति हुई थी। एक बार मैंने जैसे बताया जनवरी 2017 में, उसके बाद एक बाद में भी मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त के आसपास भी आई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये ट्रेडेबल हो जाएंगे क्योंकि इट ऑलमोस्ट लाइक ए करेंसी। तो ये मामला जो है ये लोगों का नहीं है। द आइडिया इसकी पॉलिटिकल फंडिंग होगी और आगे भी होगी, लेकिन ये सत्ताधारियों को ज्यादा होने दोबारा लग जाएगी। आपको सौरभ को याद होगा कि एक समय पे मायावती जी के खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति का मामला आया। उन्होंने अपना जो जवाब इनकम टैक्स ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे गरीब कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने मुझे छोटे छोटे डोनेशंस के जरिए दिया है, जिसके लिए मुझे पर्ची काटने की जरूरत नहीं है। जब यह मामला ज्यादा तूल पकड़ा, उस समय पे अगले साल मायावती जी ने जितना पैसा उस टाइम पे दिखाया था उससे ज्यादा पैसा दिखा दिया और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि छोटे छोटे डोनर है। द अमाउंट ऑफ एनोनिमिटी, पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए एक क्लैरिटी आई कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। टू विश अवे कि पैसा देना चाहिए या नहीं, ये एक्सटॉर्शन है कि नहीं, ये एक डेमोक्रेसी की लंबी लड़ाई है। इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, इस तरह की पॉलिटिकल फंडिंग बिजनेस हाउसेस द्वारा, ये एक लंबी डिबेट है, जिसे वेदी ने कहा कि कम से कम अब हम मीडिया वालों को इतना पता लग गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कि कौन पार्टी किसको कब दे रही है। हम ये कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि ईडी की रेड तब हुई थी, वेस्ट बंगाल सरकार की फलां कंपनी, फलां डिपार्टमेंट के लोग हल्दिया कंपनी में तब गए थे, लाइसेंस तब मिला था, तब पैसा आया था। क्योंकि ये भी स्टडी होनी चाहिए ना कि एक कंपनी जो है वो बंगाल में या तमिलनाडु में क्यों पैसा दे रही है। क्या वहां तो ईडी नहीं है? उनके पास तो ईडी नहीं है और वो धर्मार्थ कार्य में उनका विश्वास नहीं है। अगर बीजेपी को धर्मार्थ कार्य के लिए नहीं दे रहे हैं तो इनको भी नहीं दे रहे होंगे। तो इनके पास क्या मोटिवेशन थे इनको पैसे देने के लिए? शायद डिबेट इस बात पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो लगता है कि आई थिंक इवेंचुअली द आइडिया वाज अ गुड आइडिया, बट इवेंचुअली वाज एग्जीक्यूटेड वेरी बैडली। जो एक उसके अंदर क्लॉज पुराना हुआ करता था कि आप अनाप शनाप पैसा नहीं दे सकते, जो एक 7.5% ऑफ 3 इयर्स एवरेज ऑफ योर प्रॉफिट्स था, उसको हटा करके जो कर दिया कि आप जितना चाहे दे सकते हैं। आई थिंक इसके अंदर जो एनोमलीज थी, अगर वो रेक्टिफाई होती तो ये पुराने से अच्छा आइडिया था। थैंक यू राहुल श्रीवास्तव जी। वैद्यनाथन जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ये जो कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि आप कनेक्शन देखिए ईडी की रेड का, इनकम टैक्स की रेड का, आदि इत्यादि, सीबीआई की रेड का, इसको आप कितना इसमें ग्रेविटी पा रहे हैं? क्योंकि जो राहुल श्रीवास्तव जी बार बार कह रहे हैं और ये दर्शकों को भी स्पष्ट होना चाहिए, इट्स अ लार्जर डिबेट। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपकी पार्टी को चंदा मिल रहा है या आपकी पार्टी विक्टिम है, देन यू आर रॉन्ग। बीजेपी 6060 करोड़, तृणमूल कांग्रेस 1609 करोड़, कांग्रेस 1421 करोड़, बीआरएस 1214 करोड़, बीजेडी 775 करोड़। ये मैं टॉप 5 बता रहा हूँ। और देने वालों में भी
फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज PR 1368 करोड़, मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़, क्विक सप्लाई 410 करोड़, वेदांता 400 करोड़ और हल्दिया एनर्जी, इसका राहुल जी जिक्र कर रहे थे, 377 करोड़। तो ये पूरे सिस्टम की क्लींजिंग की बात है। जाहिर सी बात है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लेकर आए, जो सत्ता में है, जिनका केंद्रीय एजेंसियों पर कंट्रोल है, उनकी जवाबदेही ज़्यादा है। जिनका राज्य की एजेंसियों पर कंट्रोल है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसमें BRS रही हैं, कांग्रेस रही हैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र आया, TMC रही है या DMK है, उनकी भी जवाबदेही है। वैद्यनाथन अय्यर जी, मुझे बस 2-3 चीज कहनी थी। आई थिंक ये बहुत सही सवाल किया आपने। नंबर एक ये है कि ये पर्दाफाश बहुत अच्छा हुआ, बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे पता चलता है कि क्या हो रहा है। दूसरा, ये मान लेना कि भारत सरकार को कुछ नहीं पता था इस बारे में, मुझे उस पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2019 अप्रैल से लेकर अब तक का डेटा, जो अल्फा न्यूमेरिक कोड मैचिंग डेटा वगैरह वगैरह जो था, वो स्टेट बैंक के पास था। स्टेट बैंक भारत सरकार की कंपनी है। तो मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या। जैसे आप बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चली थी, किसी को कुछ पता नहीं था क्या? इसमें सरकार को शायद पता था, बिकॉज सरकार की कंपनी बॉन्ड इश्यू कर रही थी। सो वो ये खुलासा एटलीस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड करता है। दूसरा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल की, सबको मिला है, सबको पैसा, मतलब कद्दू कटा है, सब में बटा है, लेकिन बटा किसके पास है? 50% अगर कद्दू बट गया एक के पास और बाकी 50 पार्टियों के पास बाकी का 50% कद्दू बटा, तो उस पर सवाल करना चाहिए। टीएमसी के पास 10%, 12%, कांग्रेस के पास 10%, 6% BRS के पास 5%, बीजेडी के पास, ऐसे बटा है कद्दू। तो ये मुझे लगता है कि ये पर्दाफाश होना ही था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कह रही है कि वोटर को यह जानना बहुत जरूरी है, इसमें मेरी कोई दो राय हो ही नहीं सकती किसी भी की इसमें वोटर को जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। पैसा किसके पास जा रहा है और कौन दे रहा है और कब दे रहा है। तो ये अच्छा स्कीम था, बुरा स्कीम था? मुझे तो लगता है ये काफी बुरा स्कीम था, जिसमें इतनी एनोनिमिटी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा काला पर्दा है। तो इसमें क्या अच्छा कैसे हो सकता है? एक दिन पनामा पेपर। मैं तो एक और स्टेप जाऊंगा ना सौरभ, मैं तो ये कहूंगा इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, मेरे को पता नहीं उसके मालिक कौन है। मैं सर यही पूछना भी चाहता था, जो डोनर्स की लिस्ट आई हमारे पास भी और तमाम मीडिया संस्थान के पास में, उसको देखा हमने और फिर सोशल मीडिया पे भी लोग इस तरह के सवाल पूछ ही रहे हैं कि जिन्होंने एक्सेप्ट किए फंडिंग, उनके नामों में कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे बड़ी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, उसके बाद फिर कम 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 कम। लेकिन डोनर्स में बहुत सारे जिनको कहा जा रहा है यूजुअल सस्पेक्ट्स, उनके नाम ही नहीं है, और बहुत सारे इस तरह के नाम है जिसको कहते हैं ना पैतृक, उनका पता नहीं चल रहा है कि कौन से गांव से आते हैं, नाम पूरा उनका क्या है। मतलब हम सबके मन में ये उत्सुकता आई, राहुल जी एंड वैद्यनाथन जी, इस देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, गौतम अडानी की कंपनी है, जाहिर सी बात है, जैसे और टाटा है, टाटा ग्रुप है ना। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हम लोग को दिख ही नहीं रहे इलेक्टोरल बॉन्ड में। सो वी आर वेरी सरप्राइज्ड। तो शायद वो इलेक्टोरल, मतलब नंबर 1 उसका 2 हो सकता है। एक कि शायद इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं दिए हुए हैं, अलग तरीके हैं पैसे देने के। बहुत सारे तरीके ऐसे हो सकते हैं जो सौरभ, राहुल आप जानते हो, मैं शायद नहीं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं कुछ तरीके, बहुत तरीके ऐसे हैं। दूसरा है कि इतनी सारी कंपनीज हैं, शेल कंपनीज होती हैं, आप लोगों ने सब सुना होगा। पनामा पेपर्स का हमारा इन्वेस्टिगेशन सबसे बड़ा क्या था सौरभ? हमारा निखिल सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ये था कि पर्दा उठा। ये कंपनी जो लेयर्ड कंपनीज है, जो हम बिजनेस की भाषा में कहते हैं कि पिरामिड्स होती हैं, कि एक को जैसे आप छीलते हैं ना, प्याज छीलते हैं, तो प्याज को छीलते रह जाइए, उसके बहुत सारे लेयर्स निकलते हैं। तो ऐसे मुझे भी पता चलता है। जैसे एक कंपनी मैं बता सकता हूं अभी, क्योंकि हमने इस बारे में लिखा हुआ है। एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, उसके शेयर होल्डर्स कौन है, उसके मालिक कौन है? 4 और कंपनीज हैं। वो 4 कंपनीज कौन है, उनके मालिक कौन है, वो देखना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर कुछ होता है, जैसे हम लोग कहते हैं पनामा पेपर्स में
हर कंपनी का एक अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर होता है, जो फाइनली वो कंपनी का मालिक होता है, वो पता नहीं चलता है। अब ये 4 कंपनी के आप प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स देखेंगे, इसमें डायरेक्टर्स वो लोग भी हैं ये 4 कंपनी में जो रिलायंस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हुआ करते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिलायंस की कंपनी है, बट रिलायंस के साथ एसोसिएटेड तो जरूर है वो कंपनी। तो अब मुझे नहीं पता है कि ऐसे और कितने कंपनीज हैं, जैसे कलकत्ता के बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम। वो कंपनी शायद सिर्फ इसीलिए बनी है कि चंदा देना है, तो उसका मालिक कौन है? तो अब पता चलेगा ना, अब देखेंगे हम। तो आप जो कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट कीजिए। द बिग इश्यू इज द वोटर हैज द राइट टू नो, और ये द राइट टू इंफॉर्मेशन जो वोटर का है, जो मतदाता का है, जो जाके वोट करता है कौन सी पार्टी को, उसके पास जो जानकारी होती है उस हिसाब से वोट करता है। तो उसको जानकारी दीजिए और वोट लीजिए जी। इसमें कैसे किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? थैंक यू। राहुल जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? वैदी ने कहा कि कद्दू कटा सब में बटा। साहब, जिन कंपनियों के नाम आप ले रहे हैं ना, वो एवोकाडो काटने वाली कंपनियां हैं। और कुछ लोग इस देश के अंदर, नेता, कॉर्पोरेट, वो अब स्ट्रेटोस्फीयर से में पहुंच चुके हैं जहां कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंचा करते हैं। तो क्या है कि परेशानी ये है कि जब ये स्कीम आ रही थी जी, और समडे इफ यू विल टॉक ऑफ द रिकॉर्ड टू लवासा साहब, उसके बाद सुभाष गर्ग, नहीं, उसके बाद आदिया साहब आए, फाइनेंस रेवेन्यू सेक्रेटरी, और उसके बाद हमारे सुभाष गर्ग साहब आए थे। उन लोगों से बात करिए तो ये आपत्तियां उठी थी कि ये जो एनोनिमिटी क्लॉज है और कोई बेइंतहा पैसा दिया जा सकता है कि जो कंपनियां छोटी कैपिटल्स बनी, हालांकि ये एक बात कही जा रही है कि जिनकी पेड अप कैपिटल बहुत कम है वो दे रहे हैं। साहब, पेड अप कैपिटल आज से 200 साल पहले कोई कंपनी 100 साल पहले बनी थी तो उसकी कम हुआ करी होगी। द पॉइंट हियर इज कि बेमियाद पैसा दे सकते हैं आप। आपको एक एनोनिमिटी क्लॉज भी दिया जा रहा है। वो एक इस स्कीम की कमजोरी थी और उसके कारण ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी क्लॉज, यानी जो एक आइडियलिज्म होता है कि ट्रांसपेरेंसी, उसमें दे दिया। लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंसी हाउ अ वोट इज सिक्योर्ड नहीं आएगा तब तक बदलाव बहुत मुश्किल होगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि जिन कंपनियों के आप नाम ले रहे हैं, some people don't need to show that they have dirtied their hands. कुछ लोगों के हाथ गंदे नहीं होते सौरभ। ऐसे कुछ बाबू होते हैं, ऐसे कुछ नेता होते हैं जिन पे आज तक उनको पता है कि उनकी संपत्ति यहां से वहां पहुंच गई, लेकिन आप उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कर पाए। वो क्या होता है, वो अलग तरह के लोग होते हैं।